एक गांव में 35 वर्षीय कमलाताई नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक ढाबा था। उसके ढाबे पर मिलने वाली रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर थी। वो रबड़ी वो खुद बनाती थी। कमलाताई क्रूर और निर्दयी स्वभाव की थी। वह गांव में ब्याज पर पैसे उठाने के काम भी करती थी। इस काम के लिए उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। एक दिन गांव का सरपंच चतुर सिंह कमलाताई की रबड़ी खाने के लिए आया। कैसी हो कमलाताई? मैं तो हमेशा अच्छी होती हूँ चतुर सिंह जी। आप बताइए, सुबह सुबह आज आपको मेरी दुकान कैसे याद आ गई? क्या बताऊं कमलाताई, कल शाम को तुम्हारी दुकान की रबड़ी खाकर घर जाकर सो गया। पेट तो भर गया था, लेकिन अंदर से मन नहीं भरा। पूरी रात सपने में तुम्हारी रबड़ी ही आती रही। इसलिए सुबह उठकर तुम्हारी रबड़ी फिर से खाने के लिए आ गया। तब तो आपको कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा चतुर सिंह जी। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो जानते हैं चतुर सिंह जी, मेरी दुकान की रबड़ी दोपहर के 12 बजे तक बनकर तैयार होती है। अरे कुछ कल की रबड़ी अगर दुकान पर रखी हो तो वही खिला दो। चतुर सिंह जी, आप तो जानते ही हैं, मेरी दुकान पर दूर दूर के गांव के लोग रबड़ी खाने आते हैं। उनमें से बहुत सारे तो बगैर खाए ही लौट जाते हैं, क्योंकि रबड़ी खत्म हो जाती है। तो कल की रबड़ी बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी अपने गांव में आपके अलावा सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मेरी दुकान पर आते हैं, वरना मेरी दुकान तो बाहर के गांव के ग्राहकों से चलती है। अरे मालकिन, अरे ये गांव वाले बेचारे आपकी रबड़ी कहाँ से खा लेंगे? मालकिन, इन बेचारों के ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज का बोझ है कि इन्हें तो एक वक्त की रोटी मिल जाए तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो कहना क्या चाहता है भैया? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने? मैं सब समझती हूँ। तू हंसी हंसी में मुझे ताने देता रहता है। अरे ढैया पर क्यों भड़क रही हो कमलाताई? वो बेचारा कुछ गलत थोड़ी ही ना बोल रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। उन बेचारों की जमीन जायदाद खेत सब तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं, और वो बेचारे जीवन में न कभी सूद सहित तुम्हारे पैसे लौटा पाएंगे और न वो अपनी संपत्ति छुड़ा पाएंगे। क्योंकि अगर तुम किसी को 500 रुपए सूद पर देती हो तो अगले महीने उसका सूद ही 5000 हो जाता है। लेने वाला तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। अरे तो मैं क्या इन सब गांव वालों को घर घर जाकर जबरदस्ती कर्जा देती हूँ क्या? वो मेरी दुकान पर खुद आते हैं पैसे मांगने के लिए। पैसे देने से पहले मैं उन्हें सब बता देती हूँ कि मैं सूद और लोगों से थोड़ा ज्यादा लगाती हूँ। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो उसमें मैं क्या करूँ? और तुम तो इतने भोले बन रहे हो चतुर सिंह, जैसे कि तुम तो राजा हरिश्चंद्र की संतान हो। मुझे सब पता है शहर में तुम कौन सा काला कारोबार करते हो। अरे कमलाताई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने गांव के लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लिया करो। कमलाताई जी, सुखिया चाचा ने जो सूद पर जो रुपए लिए थे उसका अभी तक उन्होंने पिछले 6 महीने से ब्याज नहीं चुकाया है। अरे पूरे 1 लाख रुपए लेकर गया था, जिसका ब्याज और असल मिलाकर पूरे 5 लाख रुपए है। जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। हम दोनों सुखिया से पैसे ही मांगने गए थे, लेकिन आज उसकी बेटी की शादी है। उसकी पत्नी बहुत रो पीट रही थी, इसलिए मजबूरी में हम दोनों को वापस आना पड़ा। अरे मुस्टंडो, रोज मेरी 2-2 किलो रबड़ी खा जाते हो और 3-3 किलो पी जाते हो दूध। ये सब मैं तुम्हें मुफ्त का नहीं खिलाती पिलाती। उस सुखिया की पत्नी ने तुम्हारे सामने तो आंसू क्या बहा दिए, तुम दोनों पिघल गए। चलो मेरे साथ, देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देता सुखिया। आज तो मैं उससे अपनी पूरी रकम वसूल करके ही लौटूंगी।
सुखिया, अरे ओ सुखिया, कहाँ मर गया तू? अरे कहाँ मुंह छुपाए बैठा है? हिम्मत है तो यहाँ आकर कमला ताई का सामना कर। क्या रे सुखिया, भीमा और कालिया को तूने बगैर पैसे दिए ही लौटा दिया? कमला ताई जी, आज मेरी बेटी की शादी है। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। बस वही मैं तुझे नहीं दे सकती। तुझे जितनी मोहलत देनी थी मैंने दे दी। आज मैं अपने पूरे पैसे लेकर जाऊंगी। तेरे ऊपर मेरे पूरे 5 लाख रुपए निकल रहे हैं। चल जल्दी से निकाल मेरे पैसे। क्या 5 लाख रुपए? लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए निकल रहे हैं। अरे वो तब कहा था जब तू समय पर पैसे दे देता, लेकिन तू अपने वादे से पूरे 2 महीने लेट हो गया, तो उसकी ब्याज दुगनी लगेगी ना। ऐसा अत्याचार मेरे ऊपर मत कीजिए कमला ताई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे अगर सूद पर पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे। कमला ताई जी, मैं तो सोच रहा था कि मेरी जो गांव की जमीन पड़ी है उसे बेचकर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए मैं आपको कहां से दूंगा? अगर मैं अपना घर और जमीन भी बेच दूं, तब भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा सकता। कोई बात नहीं सुखिया, तूने अपनी बेटी के विवाह में जो गहने बनवाए हैं वो किस काम आएंगे? मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ। 15 दिन के अंदर इस घर को खाली कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ठीक 15 दिन बाद मैं तुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। पर हाँ, जो जमीन तूने बेचने की बात कर रहा था ना, अब वो भी मेरी ही है। तब तक आज मैं तेरी बेटी के गहनों से काम चला लूंगी। देखते क्या हो, घर का कोना कोना छान मारो। इसने अपनी बेटी के विवाह के लिए जो गहने बनवाए हैं उठाकर मेरी दुकान पर ले आना। इतना कहकर कमला ताई वहां से चली गई। सुखिया बेचारा भीमा और कालिया के सामने हाथ जोड़ता रह गया। उन दोनों ने सुखिया की एक भी नहीं सुनी। वो सुखिया की बेटी के विवाह के गहने जबरदस्ती लेकर वहां से चले गए। सारा गांव सुखिया के घर पर इकट्ठा हो गया। सुखिया की पत्नी निर्मला रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। आज मेरी बेटी की शादी थी और आज ही के दिन वो कमला ताई मेरी बेटी के गहने छीन कर ले गई। मेरी बेटी से अब विवाह कौन करेगा? गांव वालों, जिस तरह से अन्याय करना एक पाप है, उसी तरह से किसी के ऊपर अन्याय होते हुए देखना भी एक पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम सबका ये कर्तव्य नहीं था कि तुम कमला ताई को ऐसा करने से रोकते? अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारा गांव कमला ताई का गुलाम बन जाएगा। बनता रह जाएगा नहीं सुखिया चाचा, बल्कि बन गया है। देखो इन चेहरों को, ये सिर्फ नाम के जीवित प्राणी हैं। मुझे तुझसे पूरी हमदर्दी है सुखिया, लेकिन तुझे कमला ताई से सूद पर पैसे लेने की आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी? तुझे मैंने मना किया था, लेकिन तूने मेरे मना करने के बावजूद मेरी एक बात नहीं मानी और अंजाम तेरे सामने है। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा। आप सही कहते हैं चतुर सिंह चाचा, लेकिन अब कमला ताई का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसका आतंक अब गांव में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे तू क्या कर लेगा रतन, गांव की पुलिस भी कमला ताई से मिली हुई है। टोंडे को महीने में अच्छी खासी रकम पहुंचाती है, इसलिए हम सब गांव वालों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। अरे तो तुम किस काम के चतुर सिंह हो? सारे गांव वालों ने मिलकर तुम्हें अपना चतुर सिंह चुना है। जब तुम ही ऐसी बात करोगे तो फिर बाकी गांव वालों का क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी और इसी वक्त चतुर सिंह का पद त्यागने को तैयार हूँ, मगर मैं कमला ताई से पंगा नहीं ले सकता। समझ गए ना तुम लोग? हाँ, आप तो ऐसा बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि आप तो रोजाना उसकी रबड़ी खाने जाते हैं और आपको तो उसकी रबड़ी बहुत पसंद है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि उसकी रबड़ी दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, लेकिन वो दूर के लोग नहीं जानते ना कि कमला ताई रबड़ी की आड़ में गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, उन्हें नाजायज दबाती है। आप सबको ये कायरों भरा जीवन मुबारक हो, मगर मैं इस कायरता में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ गांव छोड़कर। अगर जाना चाहता है तो जा, हम सबके ऊपर ठीकरा फोड़कर क्यों जा रहा है? इतनी ही ज्यादा अगर तेरे मन में सच्चाई की आग लगी हुई है तो जाकर तो खुद कमला ताई से बात क्यों नहीं कर लेता? और अगर खुद बात नहीं कर सकता तो
तो जाकर उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दे। गांव छोड़ने से पहले ये काम भी जरूर करूंगा मैं। तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं चतुर सिंह जी। मुझे कमलाताई रबड़ी वाली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है टोंडे साहब। अच्छा, क्या किया कमलाताई ने तेरे साथ? मेरे साथ नहीं, लेकिन गांव वालों के साथ जरूर किया है। कमलाताई रबड़ी बेचने की आड़ में गांव वालों को नाजायज दबाती है। उन्हें कम पैसे कर्ज पर देकर बहुत भारी ब्याज वसूलती है और ब्याज न दे पाने की सूरत में उनके मकान और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेती है। तुझे शर्म नहीं आती एक विधवा पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? एक तो उस बेचारी का पति 10 साल पहले मर चुका है, तब से वो बेचारी रबड़ी बेच बेच कर अपना धंधा कर रही है। सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, वरना इतना मारूंगा कि सारी सच्चाई गिरी निकल जाएगी। निकल यहाँ से अब। रतन समझ गया कि टोंडे कमलाताई रबड़ी वाली से मिला हुआ है। वह चुपचाप गांव की सीमा से बाहर निकल गया। माफ करना भाई, अंधेरे की वजह से मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, वैसे तुम काफी चिंतित नजर आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। गांव छोड़कर जा रहे हो? लेकिन क्यों? अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो वैसे भी परदेसी गांव के लगते हो। तुम मुझे गांव की हर बात बता सकते हो रतन। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे माता पिता को भी जानता हूँ। ये बात अलग है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम 15 साल के थे, लेकिन आज तुम 25 साल के गबरू जवान हो चुके हो। मुझे आपकी आवाज पहली बार जानी पहचानी महसूस तो हुई थी। अब कौन है आप? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? चिंता मत करो रतन, कल कमलाताई रबड़ी वाली का गांव में आतंक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। चलो मेरे साथ। ये व्यक्ति इस गांव का तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी शक्ल काफी जानी पहचानी महसूस होती है। अरे क्या खाक जानी पहचानी महसूस होती है? पूरे 2 किलो रबड़ी खा चुका है अब तक। लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं किया, ये व्यक्ति जब से यहाँ पर बैठा है तब से तो बाहर ग्राहकों की भीड़ और ज्यादा लगी हुई है। तो तू कहना क्या चाहता है? इस व्यक्ति के शुभ कदम से मेरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अरे इसके जैसे पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। इसकी शक्ल तो देख, कितना गंदा मालूम होता है। ऐसा लगता है इसने बरसों से अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए। मुझे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही है। पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे या नहीं। सही कह रही हो कमलाताई। वैसे अगर इसके पास पैसे नहीं निकले तो आप क्या करेंगी? मैं कुछ समझा नहीं। कमलाताई ने तो बताया था कि 10 साल पहले रात के वक्त तुम्हारा ट्रेन से पैर फिसल जाने की वजह से देहांत हो गया, और हम सब गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। झूठ बोलती है कमलाताई। सच तो यह है कि ट्रेन में इसने मुझे धक्का दिया था, क्योंकि मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। मुझसे पहले न जाने ये कितने लोगों को धोखा दे चुकी थी, लेकिन मुझे ट्रेन से धक्का देकर फिर ये इसी गांव में ही रहने लगी और इसने अपना धंधा बदल लिया। मेरे पैसों का गलत इस्तेमाल किया है कमलाताई ने। मेरी मेहनत की कमाई गांव वालों को कर्जे के रूप में देकर उनसे उनका सब कुछ छीन लेना। आजकल यही धंधा अपना रखा है इस कमलाताई ने। ये झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत है इसके पास कि मेरा पति है? कमलाताई, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो।
ये रमेश ही है। भला क्या मैं रमेश को नहीं पहचानता? और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारा गांव पहचानता है। क्या सबूत है कि मैं इनको ट्रेन से धक्का देकर आई? अगर इनके पास सबूत है तो ये गांव के टोंडे के यहाँ जाकर रपट लिखवाकर मुझे गिरफ्तार करवा दें। मैं जानता हूँ कि टोंडे तुमसे मिला हुआ है, इसलिए मैं पहले से ही बंदोबस्त करके आया हूँ। तभी भीड़ में से कुछ पुलिस वाले निकलकर कमलाताई के सामने आकर खड़े हो गए। उन पुलिस वालों को देखकर कमलाताई बुरी तरह से डर गई और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कमलाताई को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और रमेश खुशी खुशी गांव में रहने लगा। अब कमलाताई का आतंक गांव से समाप्त हो गया था।